आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत श्रीनगर की सूरत हाल से, और श्रीनगर की सूरत हाल आज सुबह सुबह ही नज़र आई जब श्रीनगर के बरजुला के इलाके में एक एनकाउंटर भी देखने को मिला। सुबह सुबह खबर आई कि बरजुला के इलाके में दहशत मची है, खौफ है, और यह खौफ दहशत गोलियां और गोले चलने की आवाज़ों से है। और बाद में यही मालूम हुआ कि यहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी, और उस मौजूदगी के दौरान फोर्सेस का इलाके का क्रैकडाउन, घेराव, और इस घेराव और क्रैकडाउन के दौरान गोलियां और गोले चलने की आवाज़ें हैं। और यही मालूम हुआ कि श्रीनगर के इस इलाके में बरसों बाद ये सूरत देखने को मिली है। इस सारे इनकाउंटर के दौरान पूरे इलाके में दहशत थी, फोर्सेस की पूरे इलाके में डिप्लॉयमेंट थी। वक्फे वक्फे से गोलियां चल रही थी, वक्फे वक्फे से गोले चलने की आवाज़ें भी आ रही थी। और इस सारी सूरत को कवर करने के लिए जहाँ मीडिया था, वहीं पूरे इलाके में फोर्सेस की हर तरफ डिप्लॉयमेंट भी थी। और बाद में मालूम यही हुआ जब आईजी कश्मीर ने यहाँ इस एनकाउंटर साइट पर मीडिया से बात की, तो उन्होंने बताया कि उनके पास खबर है, और ख़बर पक्की है कि यहाँ 2 मिलिटेंट हैं, जिनमें से एक पाकिस्तानी है, एक लोकल है। एनकाउंटर करीबन 11:30 के आसपास ख़त्म हुआ, और उस दौरान पूरे इलाके में जहाँ सूरत हाल कशीदा रही, वहाँ उसके बाद भी इलाके में तनाव हुआ। और इस एनकाउंटर के दौरान ये सारी सूरत हाल जहाँ पैदा हुई, वहीं सारी सूरत हाल के दौरान आग लगने का वाक़ा भी पेश आया, और उस मकान को भी आग लगी जिसमें मिलिटेंट मौजूद थे। और बाद में डीजी कश्मीर ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें खुलासा करते हुए बताया कि 2 मिलिटेंट, जिनमें से एक पाकिस्तान का और एक लोकल, और जो पूरा जो यहाँ पे जो तंजीम थी वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट थे। और पाकिस्तानी मिलिटेंट इस साल ही इन्फिल्ट्रेट करके आया हुआ था। पहले उसने नॉर्थ कश्मीर में अपनी बेस बनानी चाहिए, और उसके बाद वो साउथ कश्मीर शिफ्ट हुआ, और अब वो श्रीनगर भी आके श्रीनगर के इलाके में अपनी बेस बनाना चाहता था। और डीजी कश्मीर ने इस सारी सूरत पर, डीजी जम्मू कश्मीर ने सारी सूरत पर श्रीनगर में मीडिया से बात भी की। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो मारा गया है। और सैफुल्ला जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले सीआरपी की पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें एक एएसआई हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में सीआरपी की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था, जिसमें 2 सीआरपी के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजान के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे, उसमें भी सैफुल्ला और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में, सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए, उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है, और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स और एक्टिव टेररिस्ट, उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है।
दिलबाग सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी सूरत-ए-हाल पर मीडिया को ब्रीफ भी किया और ये भी बताया कि इस वाक़े के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। ये एक पहलू दुनिया की सूरत-ए-हाल का, लेकिन दूसरा पहलू भी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान की सूरत-ए-हाल का है। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी होने जा रही थी और आज सुबह जो मीटिंग शुरू हुई, बाद दोपहर तक जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मालूम हुआ कि इस मीटिंग में भी अभी कुछ हासिल नहीं हो सका है। चीन अभी भी अपनी अकड़ जारी रखे हुआ है। वो अलग बात है कि चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी फ़ौजें भी समुंदर में उतर चुकी हैं, यहाँ से हिंदुस्तान भी उससे नरगे में ले चुका है, लेकिन फिर भी चीन की मटर गश्ती या यूँ कहें तो चीन की खरमस्ती बराबर जारी है और एक तरह से यूँ कह सकते हैं अभी कि अभी ख़तरा टला नहीं है। किसी भी वक्त चीन और हिंदुस्तान के दरमियान की सूरत-ए-हाल तनाव से बड़ी पड़ी सूरत-ए-हाल आगे और भी बढ़ सकती है। आज की मीटिंग फ़ौजी हुकाम की आला सतह फ़ौजी हुकाम की मीटिंग काफ़ी अहम मानी जाती थी, लेकिन आज की मीटिंग से भी कुछ अभी तक हासिल नहीं हो सका है। उधर दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा खतरा जिसे आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान की सूरत-ए-हाल कहा जाता है, रूस की मुदाखलत के बाद किसी हद तक कुछ ठंडा होने की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन सिर्फ 3 घंटे ठंडा रहने के बाद एक बार फिर दोनों अफवाज एक दूसरे पर गोले बरसा रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, हवाई जहाज़ों से बमबारी की जा रही है और पूरे आर्मेनिया के उस सारी सूरत-ए-हाल और आज़रबाईजान की सारी सूरत-ए-हाल के बीच में एक पूरे का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो रहा है और माना यह जा रहा है कि 300 से ज़ायद लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, बड़ी तादाद में इमलाक खंडरात में तब्दील हो चुके हैं और फिर आलमी दबाव के साथ साथ दुनिया की कई और ताकतें भी इस मैदान में उतरने जा रही हैं। तुर्की का तो नाम लिया जा चुका है, पाकिस्तान भी सारे फरिश्ता है, ईरान के हवाले से भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बरतानवी और कुछ दूसरे मुल्कों की फ़ौजें जो हैं वो भी इस पर अपनी नज़र रखी हुई हैं और अमेरिका तो खुदाई फौजदार बना हुआ है और इस सारे के बीच में ये भी कहा जाता है कि इसराइल भी कहीं न कहीं अपनी इसमें टांग फंसाए हुआ है। तो साफ जाहिर है ये वो सूरत-ए-हाल है जो दुनिया को एक बड़े खतरे से दो चार भी कर सकती है। लेकिन दुनिया के इसी खतरे में जम्मू कश्मीर का भी नाम लिया जाता है और जहां आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान की जंग को दुनिया तीसरी आलमगीर जंग की तरफ भी ले जाने का कहा जाता है, वहीं ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर एक ऐसा नुक्ता है जो कभी भी बारूद के जिस ढेर में कभी भी आग लग सकती है। ये फ्लैश पॉइंट जो है कहा जा सकता है कि कभी भी फट सकता है और इससे दुनिया एक और ख़तरे से दो चार हो सकती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कश्मीर की भी सूरत-ए-हाल है और एक कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का परसों निराला ही बयान आया था और फ़ारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा था कि अब चीन से लेंगे आज़ादी, यानी चीन को साथ लेके वो 370 के मामले पर उन्होंने बात की थी और उस पर मुल्क से लेके जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का रद्द अमल भी आया था। कश्मीर में सियासी जमातों में बड़ी जमात पीडीपी और पीडीपी का भी रद्द अमल इस पर आया और पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने फ़ारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए ये भी बताया कि ये उनकी बात है, हम अपनी बात करेंगे। देखिए, ये तो ख्याल हो सकता है कि डॉक्टर फ़ारूक साहब का अपना ख्याल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है या मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, न हमें चीन बचाने आएगा न कोई और मुल्क बचाने आएगा। जो भी करना है, दफ़ा 370 को वापस लाना है, 35A को वापस लाना है, तो उन लोगों की ही ताकत है जो इसको वापस ला सकती है। कोई बाहरी मुल्क इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। बात उनकी है, वो करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। ये पीडीपी का नुक्ता नज़र, लेकिन बीजेपी के तेवर बड़े तेज़ हैं और बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और फ़ारूक अब्दुल्ला के इस बयान को जहां बचकाना भी बताया जाता है, वहीं ये भी कहा जाता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला की स्ट्रेटजी और पॉलिसी का कभी कोई पता नहीं होता है कि कब वो जाएँ, कहाँ जाएँ, किस तरफ जाएँ। साहब, अभी तक पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था, अब चाइना का सपोर्ट मांगता है। जो चाइना हमारे ऊपर इंट्रूजन कर रहा है, मैं अभी लद्दाख में था तो ईस्टर्न लद्दाख में क्या स्थिति है और वो इस प्रकार का बयान दे, ये बचपना है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो उन्होंने कहा है।
फारूक अब्दुल्ला के मन मिजाज का कोई पता नहीं, बीजेपी के लीडर अशोक कौल का बयान, लेकिन इसके साथ और भी मामला हैं। और एक मामला तामीर और तरक्की का है। रियासत के एलजी ने तामीर और तरक्की के हवाले से जो इकदाम उठाए उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी मानी जा रही है। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल पैकेज के हवाले से भी बताया जाता है कि कहीं न कहीं कश्मीर की तरक्की के लिए या जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए ये नई इंडस्ट्रियल पैकेज और पॉलिसी रूह रवाम भी बन सकती है। और आज एक बार फिर रियासत के एलजी मनोज सिन्हा ने इसी सारी सूरत पर नजर रखने के लिए आला अफसरान की एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई, जिस दौरान इस पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेकिन इसी पॉलिसी को अमलाने के लिए श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करती है उसका अंदाज़ा आम लोगों को है। और श्रीनगर से लेकर जम्मू तक आम लोगों की ब्यूरोक्रेसी से हर बार शिकायत रहती है। पहले तो श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में एक आम आदमी का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अगर सरकार ने पहले कोविड का बहाना करते हुए आम लोगों को सेक्रेटरीट से दूर ही रखा, लेकिन अब कोविड तो तकरीबन कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कायदे और कानून बनाए गए हैं और इन कायदे और कानूनों पर भी अमल नहीं किया जाता है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर पहुंचे लोग सरकार से नालान दिखाते हुए ये भी बता रहे हैं कि सिविल सेक्रेटरीट में पहुंचना यूँ कह सकते हैं कि पुलिस सुरात को पार करने के बराबर होता है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर हमें कुछ लोग मिले, दादरसी उनकी चाहते थे और उनकी फरियाद क्या थी, ज़रा हम आपको भी दिखाएं। मैं बांडीपुरा से आया हूँ, सुबह 10 बजे यहाँ खड़ा हूँ। जो अंदर से चिट आती है, जिसका कोई अंदर शोरस है वो उसको चिट भेजता है। हम बुजुर्ग आदमी हैं, वापस भी जाना है, दिन को भूखे सर, इतना ही खर्चा है। हाँ, हमारे पास उतना ही खर्चा है जितना 200 रुपया लेकर आए और 200 रुपया जाने का है। अभी ये हमको छोड़ते हैं, कम से कम ये बुजुर्ग लोग हैं जो बडगाम से आया है, बलगाम से आया है सर, तो वसीले के बगैर अंदर ये छोड़ते नहीं हैं। कम से कम अगर पास वाला जो अंदर से चिट आती है, जिसका कोई नंबर आता है, अंदर से भेजते हैं और उसको छोड़ते हैं। हमको भी छोड़ो, हम अपनी रिक्वेस्ट करेंगे जाकर, जहाँ जहाँ जाना था सर, हम अपने शिकायत लेकर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, ताकि शाम को हम वापस भी जा सकेंगे। सिविल सेक्रेटरीट के बाहर लोगों को अंदर जाने में परेशानी होती है, लेकिन सिविल सेक्रेटरीट के अंदर ब्यूरोक्रेसी कितना काम करती है ये खुलेआम लोग कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि सरकार जानती है लेकिन अमल नहीं करती है। सवालात उठाए जाते हैं कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर। उनके हवाले से ये भी पूछा जाता है कि इस साल के दौरान, इन 10 महीनों के दौरान उन्होंने एक भी फाइल जो श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट से उनके पास आई उस पर ना येस लिखा ना नो लिखा, फाइल जूं की तूं पड़ी हुई है, कोई सी भी फाइल पर वो सही नहीं करती है। कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो अपनी परेशानियों में रहती है, आम लोगों से मिलना क्या, आम लोगों की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया जाता है। और ये तजुर्बा कुछ सहाफ़ियों को भी हो चुका है कि वो किसी को भी अपने से मिलने नहीं देती है। कोई फरियाद लेकर आए उसके डिपार्टमेंट के हवाले से, लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट किसी की ना सुनती है ना सुनाने के मौका फराहम करती है। और फिर जब बात आती है ग्रामीण तरक्की यानी देही तरक्की, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, लोग ये भी कहते हैं कि सब कुछ कमिश्नर साहब की मेहरबानी से हुआ। बैक टू विलेज पार्ट 1 और बैक टू विलेज पार्ट 2 फेल हुआ। मेहरबानी कमिश्नर सेक्रेटरी की थी क्योंकि किसी भी फाइल पे दस्तखत नहीं हुआ। और जो कुछ फाइलें ऐसी हैं जो गायब हो चुकी हैं, वहाँ के अफसरान, वहाँ के अहदेदार ये कहते हैं कि मैडम घर ले चुकी है फाइलें, लेकिन घर से वापस नहीं आई हैं। आखिर वो फाइलें कहाँ गई है, ये भी लोग सवाल पूछते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा वक्त जम्मू में ही गुजारा जाता है, कश्मीर में कम तवज्जो दी जाती है। वो अलग बात है कि अब की बार सेक्रेटरीट को लूला लंगड़ा बनाते हुए आधा तेरा और आधा मेरा किया गया था। लेकिन श्रीनगर में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ख़ास तौर पे 2 बड़े डिपार्टमेंट्स, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से कहा यही जाता है कि यह न यहाँ न सुनवाई होती है और ना ही किसी की फरियाद सुनी जाती है। और फिर अगर फरियाद नहीं सुनी जाती हो तो सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एक वालिद भी हमें मिला। ये वो वालिद था जिसका बेटा जम्मू कश्मीर के हालात के दौरान या जम्मू कश्मीर की इस सारी सिचुएशन के दौरान अपनी जान गंवा बैठा था। इसका बाप श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर दरवाजे पे खड़ा था, सुनवाई न होते हुए वो रो रहा था और यही कहना था कि उसका बेटा जम्मू कश्मीर पुलिस में था, श्रीनगर के नवाटा के इलाके में 2 साल पहले मारा गया। लेकिन 2 साल बाद गुजरने के बाद भी उसकी फरियाद, उसकी दरख्वास्त या उसकी फाइल पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रोल नहीं देखने को मिला है। और हमें वो बताते हुए बता रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ।
मेरा बेटा 2016 में एनकाउंटर में शहीद हो गया। वो पुलिस कांस्टेबल था। नवहटा में शहीद हो गया। फिर उन्होंने कहा पुलिस में SRO केस कर लो, मैंने नहीं माना। मेरी एक ही बेटी है, वो अनमेरिड है, और मेरा एक ही बेटा था, वो भी अनमेरिड था। मैंने बोला नहीं, पुलिस में नहीं, मुझे सिविल किसी एनी डिपार्टमेंट में। फिर उन्होंने निकाला 3 डिपार्टमेंट को, होम इधर JAD वालों ने एप्लीकेशन। 2 साल बाद उन्होंने पिछले 4-5 दिन पहले दिया, नो हमारे पास कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट ऐलान करती है 50,000 पोस्ट है, हम लगाएंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। आप कब से? 2016 से। कहाँ के रहने वाले हो? नाम क्या? मैं मुजगुंड श्रीनगर। ये सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर उस बाप की फरियाद जिसके बेटे ने इस कौम के लिए, इस वतन के लिए, इस सरजमीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, लेकिन आज उसके बाप को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। ये श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के जहां सरकार का सबसे बड़ा ऐवान है, वहां पे ये सूरत-ए-हाल बाहर के दूसरी जगहों पे क्या कुछ होगा ये सिर्फ अंदाज़ा ही किया जा सकता है। और सिविल सेक्रेटरीट के हवाले से अब ये भी कहा जाता है कि सिविल सेक्रेटरीट जम्मू मूव किया जाएगा, जम्मू मूव किया जाएगा। किसी को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जम्मू में कोविड ख़त्म हो चुका है? क्योंकि पिछली बार जब कश्मीर मूव करना था तब बताया गया था कि कश्मीर में कोविड है, इसलिए कश्मीर में मूव नहीं किया जा सकता। तो क्या जम्मू में कोविड ख़त्म हो चुका है जो यहाँ के मुलाजमीन को वहाँ लिया जा रहा है? और फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पिछली बार इन सरकार के सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया था, मूव अलाउंस दिया गया 25-25 हज़ार रुपये। अब की बार फिर 25 हज़ार रुपये और दिए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि एक मुलाजिम को सिर्फ जम्मू और श्रीनगर शिफ्ट होने के लिए 50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे 1 साल के। उस मुल्क में, उस रियासत में जहाँ महामारी है, जहाँ इस वक्त GDP बहुत नीचे गिर रहा है, उस रियासत में जहाँ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, उस रियासत में जहाँ तामीर और तरक्की के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन सिविल सेक्रेटरीट के चलाने के लिए, जम्मू ले जाने के लिए बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है। और फिर सिविल सेक्रेटरीट जम्मू जाएगा क्यों? ज़रूर सिविल सेक्रेटरीट की एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्यूरोक्रेसी की सरमा में, बारिशों में, बर्फ़ में, ठंड में कश्मीर में होती है। जम्मू में तो जून जुलाई में ज़रूरत पड़ती है, आज वहाँ विंटर्स में ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर सिविल सेक्रेटरीट जम्मू क्यों मूव करेगा? ये श्रीनगर में हमसे बहुत से लोग पूछ रहे थे और बता रहे थे कि जैसा है वैसा रहे, आधा जम्मू में आधा कश्मीर में रहे। जब कोविड पूरी तरह से ख़त्म होगा तब इस पर बात की जाएगी। और आज भी सिविल सेक्रेटरीट में हमें बहुत से मुलाजिम बता रहे थे कि उन्हें GAD को बताया है, अप्लाई किया है कि जम्मू नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी सुनी नहीं जाती है। कहीं न कहीं कुछ लोग सवाल किसी और तरह का भी उठा रहे थे, लेकिन दूसरी तरह के सवालात में सियासत और खानियार हल्के इंतखाब की सियासत भी आज गर्म थी। और श्रीनगर में PDP खानियार के हल्के इंतखाब की आज की मीटिंग के दौरान खुर्शीद आलम ने इलाके की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कारकुन पर जोर भी दिया कि आगे की सूरत-ए-हाल जो कुछ भी हो, लेकिन इस सूरत-ए-हाल में अपने आप को सियासत से दूर रखा नहीं जा सकता है, आवाम की खिदमत जारी रखनी है। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो हम मीटिंग्स कर रहे हैं, इनेकाद हो रहा है एक मरबूत प्रोग्राम के तहत। खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी की आज की मीटिंग चल रही है। तो मैं समझता हूँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रहेगी इंशाल्लाह। श्रीनगर के खानियार इलाके के PDP लीडरान की आज की मीटिंग, लेकिन श्रीनगर में और भी मामलात हैं और इन मामलात में सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए जाने के मामलात आए रोज़ देखे जाते हैं। और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी कई जगहों पर इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ कमर बस्ता है और आज भी कार्रवाई की गई। कई गैर कानूनी तौर पर खड़ा किए गए ढांचों को मिसमार किया गया, खड़ा की गई इमारतों को मिसमार किया गया और खड़ा की गई ज़मीन पर कब्जा करने के कार्रवाइयों को मिसमार किया गया। और श्रीनगर के छत्ताबल से लेके वालतल कदल और दूसरे कई इलाकों में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज कार्रवाई करते हुए बहुत से गैर कानूनी तौर पर खड़ा किए जा रहे ढांचों को मिसमार किया।
और बात अब तुलबा की भी। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी तुलबा के लिए अब मरकज़ बनता जा रहा है। लगातार तालिब इल्म वहाँ पहुँच रहे हैं, तालीम के मिजाज या तालीम के मैदान पर सवाल उठा रहे हैं। और 11वीं जमात के तुलबा तो पिछले कई दिनों से ये सवाल उठाते जा रहे हैं और श्रीनगर, बारामूला, पट्टन या दूसरे इलाकों में लगातार मुजाहरे करते रहते हैं। आज भी मुजाहरा था श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में और मुजाहरे की वजह इम्तहानात थे। और यहाँ तुलबा यही बता रहे थे कि इन इम्तहानात को ऐसा गोरखधंधा बनाया गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि तालिब इल्म करे तो क्या करे। पहले ही परेशान तालिब इल्म, स्कूल जा नहीं सके और स्कूल ले जाने के साथ साथ कोई पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन फिर भी बोर्ड हुकाम कोई न कोई बीच में दुमछल्ला लगा देते हैं। और आज अब इम्तिहानात का दुमछल्ला ऐसा लगाया गया है कि बच्चे शहर की सड़कों पर वाविला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार हमसे मार्च के एक हफ्ता स्कूल गए, उसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा। फिर इन्हें ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जो 2G कनेक्टिविटी की वजह से बिल्कुल भी नहीं चलती थी। उस बेसिस पे हमारा एग्जाम लेंगे। हम एग्जाम के लिए अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है। हम किस बेसिस पे इनका एग्जाम दे? ये कश्मीर के बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमेशा हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। हम एग्जाम के लिए अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है। फिर जो हमने बोला था हमें 4G कनेक्टिविटी दे, वो क्यों नहीं देते हैं? इन्हें हमारे साथ कश्मीर के बच्चों के साथ हम हमेशा इनजस्टिस करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आए प्रोटेस्ट करने के लिए। हमें मास प्रमोशन चाहिए। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट में कश्मीर डिवीजन के आर्जी मुलाजमीन भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में यही दादो फरियाद लेकर एहतजाज करते हुए बता रहे थे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट एक बड़ा महकमा था, कश्मीर की शान हुआ करता था, लेकिन न आन न शान न बान, सब कुछ न होने के बावजूद भी आवाम को परेशान कर रहा है। ख़ासतौर पे कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन को परेशान कर रहा है। उनकी फ़ाइलें बनाई जाती हैं सेक्रेटरीट के किसी कोने में, उन्हें फिर रद्दी की टोकरी में डाला जाता है। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सेक्रेटरीट की तरफ इशारा करते हुए बता रहे थे कि यहाँ इस सेक्रेटरीट से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारा डिपार्टमेंट भी बजट की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी वेजेस के लिए उसमें कोई कंपोनेंट नहीं रखते हैं। तो क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? हमारी डिमांड यही है, एक ही डिमांड है कि हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द वागुजार करे और हमें जो बजट 2021-22 की बन रही है उसमें हमें हमारी तनख्वाह शामिल रखे। और चलिए नाज़रीन, बदरवाह की खबर भी करते हैं। बदरवाह के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर रॉन्ग पार्किंग की जाती है और इस रॉन्ग पार्किंग की वजह से बदरवाह की इन सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। लोग परेशान होते हैं, दफ्तर पहुंचने वाला देर से पहुंचता है, स्कूल जाने वाला वक्त पे नहीं पहुंचता है, हॉस्पिटल जाने वाले को बीच सड़क पे मरने का खतरा रहता है और इंतज़ामिया तमाशा देखती रहती है। और इसी खबर के साथ साथ एक और पहलू भी हम आपको लेते चले। शादी एक मुक़द्दस फरीज़ा है, लेकिन जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर शहर में शादी को फजूल खर्ची का मंबा बनाया गया है। और साफ तौर पर जहाँ मज़हब में भी लिखा है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान है, शैतान का भाई है, लेकिन फिर भी शादी की इस मुक़द्दस रस्म पर फजूल खर्चियाँ की जाती हैं। और अब फजूल खर्चियों के साथ साथ लोगों की नींदें भी हराम हो चुकी हैं। पहले दहेज और दूसरी रसूमात ने लोगों की नींद हराम करी है, अब ढोल तमाशे से भी लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। शहर के किसी भी हिस्से में कहीं न कहीं शादी होती रहती है, लेकिन इस शादी में ढोल पटाखे के साथ साथ लाउड स्पीकर पर गाना बजाना पूरे इलाके की लोगों की रात की नींद हराम कर देता है। और ये फिर एक रात को होता तो बात थी, एक रात को एक घर में शादी होती है तो दूसरे रात को पड़ोस के दूसरे घर में, तो फिर रातें पूरी जाग के लोगों को गुजारनी पड़ती है। बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, बीमार सो नहीं सकते हैं, और जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी परेशानी होती है। पटाखे ज़ोर से फोड़े जाते हैं और उस पर लाउड स्पीकर पर ज़ोर ज़ोर से गाना और खरमस्तियाँ करते हुए लोगों की आराम को हराम किया जाता है। इंतज़ामिया से तो उम्मीद की बात की जाती है, लेकिन इंतज़ामिया करती नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि वो खुद ही समझ लें, खुद ही सोच लें, जिनके घरों में शादियाँ हैं वो कम से कम ये तो सोचें कि उनकी शादी किसी दूसरे की बर्बादी का सबब तो नहीं बन रही है। ये आपसे अपील, लेकिन इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।